नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है कि जो पेट्रोल के दाम कम हुए वो कैसे हुए और राज्य में और कम कैसे हो सकते हैं। सूचना आपको इस बारे में बात करनी है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है वो किस प्रकार कम हो सकती है। सूचना आपको अपने बच्चों की रोजगार के बारे में बात करनी है कि वो किस प्रकार उनको रोजगार मिल सकता है। नहीं तो मीडिया चैनल जिन पर लड़ाई झगड़े की बहस दिख रही है, उन लड़ाई झगड़े की बहस से क्या आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। यदि मिल सकता है तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं मिल सकता है तो ऐसे समाचार चैनलों को बढ़ावा दे और ऐसे मीडिया चैनलों को बढ़ावा दे जिनमें आपके परिवार के लिए खबरें हो, आपके रोजगार के बारे में खबरें हो। तो आप इसके बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मणिपुर में सेना के काफिले को शनिवार को निशाना बनाया गया। आतंकियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में भारतीय सेना के एक कर्नल, उनकी पत्नी और बेटे तथा 4 अन्य जवान मारे गए। रक्षा सूत्रों ने ये जानकारी दी। ये हमला इस क्षेत्र में वर्षों में हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे मणिपुर के चुराचांदपुरा जिले में म्यांमार सीमा के पास हुई। पुलिस सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सूत्रों ने बताया कि 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी शनिवार को एक फॉरवर्ड कैंप गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे जब उनके काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। सूत्रों ने कहा कि माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे मणिपुर के आतंकी समूह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए का हाथ है। हालांकि अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आर्मी ऑफिसर और उनके परिवार की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों को पकड़ने के लिए काउंटर ऑपरेशन शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर के महापौर नरेश महस्के ने शनिवार को कहा कि जिन लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की एक भी खुराक नहीं मिली है, उन्हें ठाणे नगर निगम टीएमसी द्वारा संचालित बसों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह घोषणा ठाणे नगर निकाय के इस बयान के कुछ दिनों बाद हुई कि जिन कर्मचारियों ने टीके की एक भी खुराक नहीं ली है, उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। मैस्के के हवाले से एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नवंबर के अंत तक 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाना नितांत आवश्यक हो गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि टीएमसी ने टीका लगवा चुके नागरिकों का घर घर जाकर सर्वेक्षण शुरू किया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि किसी का टीकाकरण हुआ नहीं पाया जाता है तो नगर निकाय उन्हें तुरंत अपने केंद्रों पर टीका लगवाता है। नगर संचालित बसों में यात्रा करने वालों को अपने साथ टीकाकरण का प्रमाण पत्र या सार्वभौमिक यात्रा पास ले जाना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें बसों में सवार होने की अनुमति नहीं दी जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपराध की कुछ घटनाओं को लेकर शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह गहने लाद कर निकलने वाला जुमला देते हैं, लेकिन ये तो राज्य की महिलाओं को ही पता है कि उन्हें रोज किसी तरह की चीजों से जूझना पड़ता है। गौरतलब है कि अमित शाह ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की तारीफ करते हुए कहा था कि आज 16 साल की बच्ची भी गहने लेकर रात 12 बजे यूपी की सड़कों पर चल सकती है। शिवसेना ने शनिवार को मांग की कि 1947 में आज़ादी नहीं बल्कि भीख मिली थी की टिप्पणी करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत से सभी राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान वापस ले लिए जाए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में कहा गया है कि कंगना ने जो कहा वह देशद्रोह है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई 24 सेकंड के क्लिप में रनौत को कहते सुना जा सकता है कि 1937 में आज़ादी नहीं बल्कि भीख मिली थी और जो आज़ादी मिली वह 2014 में मिली। रनौत पिछले दिनों एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे और उनकी इस टिप्पणी के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग तालियां भी बजा रहे थे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना ने कहा कि मोदी सरकार को कंगना से सभी राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लेने चाहिए। भाजपा पर प्रहार करते उसकी पूर्व सहयोगी पार्टी ने आरोप लगाया कि कंगना की टिप्पणी से भाजपा का नकली राष्ट्रवाद बिखर गया।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई। सरकार को 2 दिन के लॉकडाउन जैसे अन्य कदमों पर विचार करने का सुझाव दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में इमरजेंसी वाले हालात है, 2-3 में हालात पर काबू पाने की जरूरत है। न्यायालय ने कहा कि हर बार किसानों को कोसना फैशन बन गया है। केंद्र को 15 नवंबर को आपातकालीन योजना लेकर आने को कहा है। सीजेआई ने कहा कि हालात कैसे हैं सब जानते हैं, यहाँ तक हम घर में भी मास्क लगाते हैं। ये बताइए प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पराली जलाने से हालात खराब हुए हैं, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए। जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचे, वरना लोग कैसे रहेंगे। राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत के बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था। अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे। इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा। केंद्र से कहा कि कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करे। दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने ऐलान किया कि वो मार्च 2022 तक भारतीय बाजार में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी। मोटोकॉर्प ने शुक्रवार को भेजी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस खबर की पुष्टि की है। भारतीय बाजार में लोकप्रिय बाइक हीरो स्प्लेंडर बनाने वाली कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि उसकी इलेक्ट्रिक वाहन परियोजना पहले से ही एडवांस चरणों में है। इस उत्पाद का निर्माण दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में चित्तूर में अपने प्लांट में किया जाएगा। दुनिया के साथ ही भारत की सबसे बड़ी 2 व्हीलर निर्माता कंपनी ने इस साल की शुरुआत में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की पहली झलक दिखाई थी। इस साल अप्रैल में कंपनी ने तकनीकी दिग्गज ताइवान की कंपनी गोगोरो के साथ बैटरी स्वैप टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा फीचर्स को साझा करने के लिए एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने 100 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। फिल्म दिसंबर के पहले हफ्ते में इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। संभावना है कि फिल्म 5 दिसंबर को ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। हाल ही में आई इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई सूर्यवंशी फिल्म को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस इंडियन मार्केट में कर चुकी है। अभी भी फिल्म को दर्शकों का खासा प्यार मिल रहा है। फिल्म ने रिलीज से 7 दिन में भारतीय बॉक्स ऑफिस में 120 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जबकि फिल्म ने ओवरसीज $5 मिलियन यानी 37.22 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। 100 करोड़ में डिजिटल राइट्स बिकने के बाद सूर्यवंशी ने 250 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।